हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आपसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है। आंसर हो जाएगा इसका 19,918। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सारस को लेकर के एक आंकड़ा जारी किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि 2024 की ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या बढ़कर 19,918 हो गई है। यानी 2023 की तुलना में 396 सारस अधिक हैं 2024 में। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक सारस पक्षी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। 2024 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सारस को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें यह भी बताया गया है कि 10 वर्षों में पहली बार उत्तर प्रदेश के मऊ वन प्रभाग में 6 सारस पक्षी पाए गए हैं। 2021 में उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या थी 17,329। 2022 में यह संख्या 19,188 हो जाती है। 2023 में 19,522 और अब 2024 में सारस की संख्या 19,918 हो गई है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक सारस पक्षी उत्तर प्रदेश में किस वन प्रभाग में है, तो वो है इटावा वन प्रभाग में। और इटावा वन प्रभाग में ये संख्या है 3,289। इसके बाद मैनपुरी, शाहजहांपुर, औरैया, कन्नौज, हरदोई, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर में यह संख्या देखी गई है। यानी इनका इस प्रकार से क्रम है, तो ये आप संख्या भी नोट कर सकते हैं। सारस पक्षी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सारस पक्षी को 2014 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा राज्य पक्षी घोषित किया गया था। सारस अपना घोंसला आर्द्र भूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड एरिया में बनाता है। यह पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी और भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है मछली और तीर कमान, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन जिसको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, राजकीय पुष्प है पलाश और राज्य खेल है फील्ड हॉकी और यहाँ का राजकीय नृत्य है कथक और राज्य जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। दोस्तों, राज्य गीत है उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में। अच्छा, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अभी हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है और वह इस संगठन में या इस समूह में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश बना है। स्वीडन की बात करें तो यह नाटो का 32वां सदस्य अभी हाल ही में बना है। पराग्वे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है और पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा ये भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। दोस्तों, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक अभी हाल ही में मॉरिशस में आयोजित की गई थी और इसी बैठक के दौरान बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल किया गया है। इस प्रकार से अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 5 सदस्य हो गए हैं। इस बैठक में भारत की तरफ से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने हिस्सा लिया था। इस साल के अंत में 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंद महासागर के आसपास के देशों का ये समूह है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो हिंद महासागर में आने वाले प्रमुख देशों का एक समूह है कौन? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। इसकी उत्पत्ति 2011 में की गई थी। इसके पूर्ण सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। तो इस प्रकार से 5 सदस्य हो गए हैं। इसका पर्यवेक्षक देश कौन है? सेशेल्स और इसका सचिवालय है कोलंबो, श्रीलंका में।
दोस्तों बांग्लादेश की बात आई है तो इसकी भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी है टका, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की संसद को हम जातीय संसद बोलते हैं और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो यह उद्घाटन किया है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के CAG हैं। अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून मंत्री हैं और अजय मानिक राव खानविलकर ये भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर में वकीलों को उनके केस से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो सेंटर बनाया गया है ये किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत इस सेंटर को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करते हैं तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, यानी जब तक उसकी आयु 65 वर्ष है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। जैसे ही 65 वर्ष से उसकी आयु ज्यादा होगी वो रिटायर हो जाएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, इनका कार्यकाल 7 वर्ष का रहा है। ये फरवरी 1948 से जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आपको याद रखना है कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के पिता हैं। कमल नारायण सिंह भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, केवल 17 दिनों का। ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सालों बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा की है? आंसर हो जाएगा 41 साल बाद। यानी 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गया है। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ऑस्ट्रिया और रूस की यात्रा पर गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने रूस की यात्रा की, फिर इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। तो उनकी जो ऑस्ट्रिया की यात्रा थी वो 9 और 10 जुलाई 2024 तक की थी। 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा ऑस्ट्रिया की यात्रा की गई थी और उसके 41 साल बाद अब पीएम मोदी जी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। 9 जुलाई को वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना पहुंचे थे, वहां पर उनका स्वागत किया गया। आपको याद रखना है कि 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो 1955 में ऑस्ट्रिया में गए थे। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी 2 बार ऑस्ट्रिया गई हैं, 1971 और 1983 में। और अब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। 1999 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलेन और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात की थी और पहली उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम बैठक का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों ऑस्ट्रिया के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी वियना है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलेन और चांसलर हैं कार्ल नेहामर और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ताइवान।
तो अभी भारत और ताइवान के बीच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर के एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ईरान की बात करें तो भारत और ईरान के बीच में अभी हाल ही में चाबहार बंदरगाह को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो भारत ने चाबहार बंदरगाह को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। सिंगापुर की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच कानून और विवाद समाधान के लिए एक समझौता हुआ है। नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच सीमा पार यूपीआई लेन देन के लिए एनपीसीआई और फोनपे के साथ समझौता हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत और ताइवान के बीच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता नई दिल्ली में हुआ है और इस पर अभी हाल ही में दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अब आपको जानना जरूरी है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कृषि सामग्री से बनाए जाते हैं, जैसे खाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो कृषि सामग्री से बनाई जाती हैं, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कपड़ों का जो रेशा होता है वो कपास से बनाया जाता है, रेशम से बनाया जाता है, तो इनकी खेती की जाती है, इसलिए इन्हें भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मान सकते हैं। तो इन्हीं को लेकर के भारत और ताइवान के बीच में एक समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत भारत के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो अब ताइवान में बेचे जा सकते हैं और उस पर भारत जैविक का लोगो लगा होगा, यानी इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा होगा। इसी प्रकार से जो ताइवान के प्रोडक्ट हैं वो भारत में बेचे जा सकते हैं, तो उन पर ताइवान जैविक या ताइवान ऑर्गेनिक का लोगो लगा होगा। तो इस प्रकार का समझौता अभी हाल ही में भारत और ताइवान के बीच में हुआ है। ताइवान कहाँ स्थित है इसको आप देखिएगा। देखिए ये चाइना है और यहां पर आप एक छोटा सा द्वीप देख पा रहे हैं, ये है ताइवान। ठीक है, कैपिटल इसकी ताइपे है, राष्ट्रपति है लाई चिंगते, इन्हें विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। यहां पर बात आई है वियंतियाने की। तो दोस्तों वियंतियाने जो है वो लाओस देश की राजधानी है। तो उसमें अभी हाल ही में 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक 21 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। देखिए जिनेवा की बात आई है तो जिनेवा में अभी हाल ही में कोलंबो प्रोसेस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी बैठक की अध्यक्षता की है भारत ने। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक आयोजित की गई थी और कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 11 जुलाई से शुरू हुई है और यह बैठक 12 जुलाई को भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक की मेजबानी की है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। दोस्तों बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा, संपर्क, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क आदि को लेकर के चर्चा की हुई है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यह जो संगठन है ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक संगठन है। इसका गठन हुआ था 1997 में। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 मेंबर हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। दोस्तों इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत के हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका की बात हुई है तो सी डिफेंडर्स अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और जापान के बीच में 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। तो पिच ब्लैक अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे। तो इसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेने वाली है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन 2024 में 12 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें 20 देश हिस्सा लेंगे और इसमें भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेगा। इस अभ्यास में 140 से अधिक विमान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास में 4435
सैनिक भी शामिल हो सकते हैं। यह अभ्यास जून 1981 में पहली बार आयोजित किया गया था। 2024 के कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं तो नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच मेघालय में आयोजित किया गया है। जिमेक्स 24 अभ्यास का आयोजन भारत जापान के बीच जापान में हुआ है। तर्कस एक्सरसाइज का आयोजन भारत अमेरिका के बीच कोलकाता में हुआ है। गगन शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण में आयोजित किया गया है और अभ्यास शक्ति का आयोजन भारत फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई में किया गया है। अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। स्टीड फास्ट डिफेंडर्स 2024 का आयोजन नाटो के द्वारा किया गया है और सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन भारत नेपाल के बीच किया गया है। इसी प्रकार से अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत श्रीलंका के बीच, सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत जापान के बीच और धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन भारत जापान के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है क्यूताई। तो उसके द्वारा अभी हाल ही में दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी लॉन्च किया गया है। यह रियल टाइम में लोगों से बातचीत कर सकता है और यह बिना इंटरनेट भी यूज किया जा सकता है। दुनिया में प्रथम को डिस्कस करते हैं तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान देश ने लॉन्च किया है। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है कुवैत में। और मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता ने। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली है? जर्मनी में। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चली है। दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान देश ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राम बुक्सानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक भारतीय उद्योगपति थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है और भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का निधन हुआ है और भारत के महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो यूएई में रहने वाले भारत के एक व्यवसायी जिनका नाम है राम बक्सानी, तो उनका अभी हाल ही में दुबई में निधन हो गया है। बक्सानी 18 वर्ष की उम्र में 1959 में 5 रुपए लेकर के दुबई पहुंचे थे और आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो वह कॉस्मोस ITL ग्रुप के अध्यक्ष हैं, यानी उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी एक तैयार कर ली है। बक्सानी ने शैक्षिक और सामाजिक कल्याण पहलों का समर्थन किया है और सामुदायिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता N शंकरैया का निधन हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। इन्हें 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का अभी हाल ही में निधन हुआ है और हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजोरकर का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एटना और स्ट्राम्बोली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली में स्थित एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। पश्चिमी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर कैमरून नामक ज्वालामुखी है जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। और इक्वेडोर में कौन सी ज्वालामुखी है? माउंट कोटोपैक्सी, ये भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है। और तंजानिया में किलीमंजारो ज्वालामुखी है जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। तो अभी हाल ही में इटली के एटना और स्ट्राम्बोली में विस्फोट हुआ है जिसके कारण कैटेनियाई हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की बात करें तो यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है और यह इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बात करें अगर हम माउंट एटना की तो यह भी सिसिली द्वीप पर स्थित है। देखिए यहाँ पर आप इटली का मैप देख पा रहे हैं और यह है सिसिली द्वीप। तो यहाँ पर माउंट एटना ज्वालामुखी है और माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी है। देखिए माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एटना में 1500 ईसा पूर्व से लगातार विस्फोट हो रहा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी डिस्कस कर लेते हैं। तो विसुवियस
इटली में है, और डैमबंद ईरान में है, कोह सुल्तान ईरान में, फ्यूजियामा जापान में, और मोनोलोआ हवाई द्वीप में, किलिमंजारो तंजानिया में, कटमई अलास्का में, और एलबुर्ज जॉर्जिया में, माउंट रेनियर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यानी अमेरिका में स्थित है, और चिंपारेसी इक्वेडोर में, पोप म्यांमार में, माउंट ताल फिलीपींस में, ओल्ड फैथफुल ये टेम्बोरा इंडोनेशिया में है, और कैमरून ये पश्चिमी अफ्रीका में है। तो ये हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। 16वें वित्त आयोग के 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? पूनम गुप्ता। गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान बीएसएफ के द्वारा कहां शुरू किया गया है? श्रीनगर में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। दुनिया की पहली मिस एआई केनिजा लेली बनी है, उनका संबंध किस देश से है? मोरक्को। एरियन 6 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ईएसए ने। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? 11 देशों में। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? ओम बिरला। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम यानी टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? अडानी समूह। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल डिस्कस करेंगे। जैसे द टाइम्स प्रकाशित होता है लंदन से, डेली मिरर लंदन से, और ली फिगारो पेरिस से, और इस बेस्तिया मॉस्को से, डॉन कराची से, द आइलैंड कोलंबो से, ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है, और अल अहरम काहिरा से प्रकाशित होता है। मर्केडा जकार्ता से, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से, द हिंदू चेन्नई से, स्टार जोहान्सबर्ग से, मैनेची सिम्बुन से, गार्डियन लंदन से, डेली मेल लंदन से, ला माद पेरिस से, प्रावदा मॉस्को से, और डेली न्यूज न्यूयॉर्क से प्रकाशित होता है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1965 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। और इसके अलावा जून 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 6 मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।